हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग समझने वाले हैं। दोस्तों, पिछले चैप्टर की तरह इसे भी हम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही सेंटेंसेस में आई ग्रामर को भी समझते चलेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहें और एकाग्रचित होकर समझने का प्रयास करें। शुरू करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बचपन। जैसा कि टाइटल का नाम सामने आपके दे रखा है, लॉस्ट स्प्रिंग। टाइटल को ही समझते हैं पहले। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत। वसंत ऋतु जो होती है ना, उसे कहते हैं अपन स्प्रिंग। लेकिन यहाँ पे खोया हुआ बचपन इसका अर्थ होगा। जैसा कि अपन चैप्टर में पढ़ेंगे तो चाइल्डहुड के बारे में यह चैप्टर है। बहुत से बच्चे हैं जो अपने बचपन में बहुत कुछ समस्याएं फेस करते हैं और उनका बचपन बिल्कुल अंधकार में डूबा रहता है। तो ऐसी ही कुछ कहानियां हम इस चैप्टर में लेके आए हैं और इसको समझने वाले हैं। तो यहाँ पे लॉस्ट जो वर्ड है वो LOSE से बना है। LOSE एक वर्ब है, लॉस, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट और थर्ड फॉर्म होती है वो भी लॉस्ट होती है। यहाँ पे जो दे रखी है ये लॉस्ट थर्ड फॉर्म है, और यहाँ थर्ड फॉर्म इसलिए दे रखी है कि यह विशेषण का काम कर रही है यहाँ पे। और जो स्प्रिंग यानी चाइल्डहुड, बचपन, वो एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। तो लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है खोया हुआ बचपन, जिसमें हम कुछ बच्चों की कहानियां, कुछ गरीब बच्चों की कहानियां पढ़ने वाले हैं। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोरी का प्लूरल स्टोरी कहानी को कहते हैं, और स्टोरी बहुवचन हो गया स्टोरीज। यहाँ देखना, स्टोरी की स्पेलिंग STORY होती है, लेकिन बहुवचन में IES लगा उसके, यानी Y को हटा दिया गया और IES। स्टोरीज ऑफ स्टोलन, वही बात यहाँ पे आ गई। स्टील मानी चुराना होता है, और स्टॉल सेकंड फॉर्म होती है, स्टोलन थर्ड फॉर्म। यहाँ पे स्टोलन वापिस विशेषण का काम कर रही है। और चाइल्डहुड यानी बचपन, चाइल्ड होता है, चाइल्ड यानी बच्चा, जो कि एक संज्ञा होती है, और चाइल्डहुड बचपन वो भी एक संज्ञा है। चाइल्ड कॉमन नाउन थी और चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया इससे, यानी हुड, SWOD, हुड लग के बहुत सारी संज्ञाएं वापिस एब्स्ट्रैक्ट में चेंज होती हैं। तो लाइन का अर्थ हो गया स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी खोए हुए बचपन की कहानियां। अब जैसा कि इस बुक में प्रत्येक चैप्टर से पहले अबाउट द ऑथर का पार्ट दिया हुआ आपको मिलेगा। यहाँ पर भी हम इस चैप्टर में अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में जानने वाले हैं। एनिस जंग राइटर का नाम है इस चैप्टर के, और 1944 में जन्म हुआ इसका। वॉज बॉर्न इन राउरकेला। राउरकेला एक जगह है अपने देश में ही, उड़ीसा में पड़ता है। तो वॉज बॉर्न, यह इंडियन राइटर है एनिस जंग। तो जन्मा था, यहाँ पे ये एनिस जंग महिला है, देखिए आगे ये सी दे रखा है। तो जन्मी थी राउरकेला में, पहली लाइन का अर्थ ये हुआ। एंड और स्पेंट, और इसने बिताया। देखो ये जो स्पेंट है, ये स्पेंड की सेकंड फॉर्म है। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, SPEND, तो उसकी सेकंड फॉर्म स्पेंट हो गई, यानी बिताया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। हर चाइल्डहुड, अपना बचपन। हर के आगे देखना दो नाउन दे रखी है यहाँ पे, चाइल्डहुड दे रखा है एक तो, और दूसरा दे रखा है अडोलसेंस, यानी किशोरावस्था, टीनेज। टीनेज का ही दूसरा सिनोनिम है ये अडोलसेंस। हर यहाँ पे पजेसिव डिटरमाइनर है, इसके आगे दो संज्ञाएं दे रखी है। डिटरमाइनर आपको पता है कि अपने आगे हमेशा नाउन लेते हैं, संज्ञा लेते हैं। तो उसने अपना बचपन और अपनी जो किशोरावस्था है इन हैदराबाद में बिताई थी। यहाँ पे एनिस जंग की बात हो रही है। जन्म राउरकेला 1944 में हुआ, और इसने अपना बचपन और अपनी जो किशोरावस्था है कहाँ बिताई, हैदराबाद में। सी
रिसीव्ड हर एजुकेशन, उसने प्राप्त की अपनी शिक्षा। कहां पे? इन हैदराबाद, हैदराबाद में। एंड और इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूएसए में। देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए की फुल फॉर्म ये होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी उसने, एनिस डंग ने पढ़ाई कहाँ की थी? हैदराबाद में। और उच्च शिक्षा के लिए हो सकता है वो यूएसए गई हो। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, वर बोथ राइटर्स, दोनों के दोनों लेखक थे, राइटर्स। एनिस डंग बिगेन हर कैरियर, एनिस डंग ने शुरू किया, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन, हर कैरियर, ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट इंडेफिनिट। एनिस डंग ने अपना कैरियर शुरू किया एज ए राइटर, एक लेखक के बारे में, इन इंडिया, यानी एक लेखक के रूप में भारत में उसने अपना कैरियर शुरू किया था। शी हैज बीन एन एडिटर, वो एक संपादक रही है, एंड कॉलमनिस्ट, और कॉलमनिस्ट रही है। कॉलमनिस्ट बोलते हैं जो रेगुलर अखबार के अंदर कुछ मतलब कुछ छपवाते रहते हैं, कुछ आर्टिकल्स देते रहते हैं अपने, तो एक कॉलमिस्ट के रूप में। फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स, यानी बड़े अखबारों के अंदर उसने संपादक का काम भी किया है और रेगुलर उसने अपने आर्टिकल्स भी दिए हैं। इन इंडिया, भारत में भी, एंड अब्रॉड, और विदेश में भी। एंड और हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उसने कई किताबें भी, ऑथर्ड यानी ऑथर मानी लेखक होता है, और यहाँ पे ऑथर से बन गया वर्ब, कई किताबें भी उसने लिखी हैं। यहाँ हैज ऑथर्ड देखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब आगे दे रखा है द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट, ये जो नीचे दे रखा है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट बोलते हैं अंश को। फ्रॉम हर बुक, उनकी एक किताब में से, यानी एनिस डंग की एक किताब है, टाइटल्ड, उस किताब का नाम क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी खोया हुआ बचपन, यानी चुराए हुए बचपन की कहानियां, ये किताब का नाम है उनका। ये यहां तक पूरी किताब का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो इस किताब में से यह एक अंश लिया गया जो हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। हियर शी एनालिसिस, यानी इस कहानी में, इस चैप्टर में वो विश्लेषण करती हैं किसका? द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, यानी ग्राइंडिंग का मतलब होता है बहुत ही कष्टदायक। ग्राइंड मानी वैसे पीसना होता है, जो पीस देने वाली जो गरीबी है। पावर्टी जो शब्द बना पुअर से बना है, पुअर मानी गरीब होता है, जो एक विशेषण होता है, और पावर्टी है इससे संज्ञा बन गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गई। तो एक कष्टदायक जो गरीबी है उसका विश्लेषण करती है। एंड और ट्रेडिशंस, और उन परंपराओं के बारे में भी बताती है, विच कंडेम, यहाँ पे देखना ये एन साइलेंट है इसमें, इसको अपन कंडेम ही बोलेंगे। विच कंडेम दी चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी जो कि इन बच्चों को प्रेस कर रही है, दबा रही है, किसके लिए? ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, शोषण का जीवन इन बच्चों को मिल रहा है। तो इस प्रकार अपन ने लेखक के बारे में इस पार्ट में पढ़ा। अब अपन आगे देखते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर को शुरू करने से पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके सामने दे रखे हैं जो चैप्टर में पढ़ते समय आपके सामने आएंगे और उनको ध्यान से अच्छी तरीके से अपने को समझना है। लुकिंग फॉर मिलेगा अपने को, जिसका मतलब होता है तलाश करना। लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, और 12th क्लास के सिलेबस में फ्रेजल वर्ब निश्चित रूप से एग्जाम में अपने को देखने को मिलेंगी। आगे देखना, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी की जो लगातार अवस्था, यानी लगातार रहने वाली गरीबी। स्लॉग देयर डेलाइट आवर्स, यानी उनके जो दिन के जो क्षण है, दिन के जो घंटे हैं, उनको
प्रेस करना, दबाना। डार्क हटमेंट्स का मतलब होता है अंधकार से भरी झोपड़ियां। रूफ ओवर हिज हेड, छत सिर के ऊपर। और इम्पोज द बगेज ऑन द चाइल्ड, और बच्चे के ऊपर बगेज थोपना। बगेज का मतलब होता है जैसे लिमिटेशंस, बर्डन, या फिर एक्सपेक्टेशन, यानी बच्चों के ऊपर कुछ आशाएं लाद दी जाती हैं, कुछ लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं, कुछ बोझ लाद दिए जाते हैं। तो अब देखिए हम अपने मेन चैप्टर में आते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। देखिए मैंने इस लाइन को 4 टुकड़ों में पढ़ा है। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, यहाँ पे ये एक पार्ट हो गया, ए रूपी एक पार्ट हो गया, यानी ये फ्रेजेज है। आई, यहाँ पे देखना, अब मैं बात करता हूँ समटाइम्स की। एक वर्ड होता है सम टाइम, जिसका मतलब होता है कुछ समय। यहाँ पे समटाइम्स एक साथ आया है, जिसका मतलब होता है कई बार या कभी कभी। आई, मैं, फाइंड यानी पाता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ए रूपी, 1 रुपया, इन द गार्बेज, कचरे में। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है नीचे जो कहानियां आने वाली है वो कचरा बीनने वाले कुछ बच्चों की आने वाली है, जिसमें जो राइटर है वो हमें बहुत कुछ बताने वाला है। अब पहली लाइन दे रखी है, व्हाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। WH वर्ड से स्टार्ट ये वाक्य है, प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में है। WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी ये इसका सीक्वेंस होता है। तो और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू डज हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलता है। तो तुम ऐसा क्यों करते हो, ये कोई सवाल आया है। आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा। आई का मतलब यहाँ पे राइटर एनिस जंग की बात है। whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिसका मुझसे सामना होता है या मेरा जिससे सामना होता है। एनकाउंटर मानी सामना करना। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। whom यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और आगे देखिए, हर सुबह स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, यानी स्क्राउंजिंग का मतलब होता है छानबीन करना, गोल्ड का मतलब होता है सोना। इन द गार्बेज, यानी लेखिका कह रही है कि कचरे में सोना ढूंढते हुए हर सुबह मेरा सामना साहेब से होता है। अब बात समझ में आ गई होगी कि साहेब कौन है। साहेब एक कचरा बीनने वाला लड़का है। तो इन द गार्बेज डंप्स, डंप्स बोलते हैं कचरे का ढेर, ऑफ माई नेबरहुड, और जो कि कहाँ थे वो कचरे के ढेर, लेखिका के पड़ोस में। नेबर मानी पड़ोसी होता है, और नेबरहुड, जिस तरीके से चाइल्ड के साथ हुड लग के नाउन बनी थी, उसी प्रकार नेबर भी अपने साथ हुड लेके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहा है। तो यहाँ पे लाइन का अर्थ समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखना, साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने अपना घर लॉन्ग एगो, बहुत पहले छोड़ दिया था। लेफ्ट सेकंड फॉर्म है लीव की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेट अमिड्स, स्थित था बीच में, कहा, द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि उसका घर कहाँ स्थित था, ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में। हिज होम, उसका घर, इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, यानी दूर तक की यादों में भी उसका घर उसकी यादों में नहीं है। लेखिका बताना चाह रही है कि साहेब को अपने घर के बारे में दूर दूर तक नहीं याद है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत से तूफान आए थे। यहाँ देयर देखना, देयर यहाँ पे डमी सब्जेक्ट है, यहाँ इसका अर्थ कुछ नहीं होने वाला है। वैसे देयर का मतलब वहां होता है, लेकिन ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग नहीं होता। जैसे देयर आर 20 टीचर्स इन माई स्कूल, वहां पे देयर का मतलब कुछ नहीं होता। वाक्य का अर्थ यही होता है कि मेरे विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। तो वैसे ये कि बहुत सारे तूफान आए। दैट स्वेप्ट अवे, जो बहाकर ले गए। स्वेप्ट अवे का मतलब बहाकर ले गए। स्वीप, जैसे स्वीपर सुना होगा आपने, स्वीपर होता है झाड़ू निकालने वाला। तो स्वीप एक वर्ब है, बहाना या झाड़ू निकालना। तो स्वेप्ट हो गया बहा ले गए। क्या बहा ले गए, देयर फील्ड्स, उनके खेत, एंड होम्स, यानी बहुत से तूफान आए जो उनके खेत और उनके जो घर हैं वो बहा के ले गए ढाका में जो स्थित थे।
हिज मदर टेल्स हिम, ये बात उसकी माँ उसे बताती है, ठीक है। और ये बात लेखिका के पास कहां से आई? लेखिका के पास साहेब से आई होगी, ठीक है। दैट्स वाई, इसीलिए, दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए, दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड, वो वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के गोल्ड की तलाश में। अब गोल्ड का मतलब यहाँ पे है आजीविका के लिए कुछ पैसे की तलाश में, गोल्ड यहाँ पे सोने से मतलब यहाँ पे यही है। और लुक फॉर आ गया आपकी फ्रेजल वर्ब यानी तलाश करना। देखिए लुक वन देखना होता है, लेकिन लुक फॉर का मतलब तलाश करना। इन द बिग सिटीज यानी बड़े शहर में आ गए, वेयर ही नाउ लिव्स, जहां पे वो अब रहता है, यानी जिस शहर में, यानी लेखिका के शहर में वो आ गए बांग्लादेश ढाका से, सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्योंकि उनके खेत है वो तो सारे बह चुके थे, बाढ़ में बह गए या स्टॉर्म तूफानों में बह गए। आगे देखना, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। अब देखिए ये जवाब है किस बात का? ऊपर जो पहला क्वेश्चन आया था, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उसका जवाब है, ये क्वेश्चन था लेखिका की तरफ से और ये जवाब है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, यानी नथिंग मानी कुछ नहीं, एल्स मानी और, टू डू करने के लिए, आई हैव मेरे पास और कुछ नहीं है करने के लिए। ही मटर्स, वह बड़बड़ाता है, यानी लेखिका उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वो जवाब देता है कि मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं। मटर्स मानी बड़बड़ाना, मटर एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए, यानी ये बात वो दूर देखते हुए कह रहा है। तो लेखिका जवाब देती है गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। ये देखिए इंपेरेटिव वाक्य है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू। आई से ग्लिबली, यानी बिल्कुल मैंने चमकते हुए कहा, लेखिका कह रही है ये बात पूरे जोश में, मैंने कहा कि स्कूल जाओ तुम, तुरंत जवाब दे दिया। रियलाइजिंग, समझते हुए, रियलाइज होता है समझना। इमीडिएटली, तुरंत, कि हाउ होलो, कितनी खोखली, द एडवाइस, यह सलाह है, मस्ट साउंड, साबित हो रही थी। गूंजना, साउंड मानी गूंजना होता है, यानी मैंने कह तो दिया उसको कि स्कूल जाओ, लेकिन बाद में मेरे समझ में आया कि ये बच्चा बेचारा गरीब है, इतना स्कूल तो पॉसिबल ही नहीं है इसके लिए, और मैंने इसको सलाह दे डाली, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो वर्ड है ना सलाह है, एडवाइस, ये नाउन है, और यहाँ पे ADVI एस ही होता, SE, तो ये निश्चित रूप से वर्ब होता, उसका मतलब होता सलाह देना, और ये है सलाह, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखिए, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, इन माई नेबरहुड यानी मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। यहाँ पे दोबारा देखना, देयर का अर्थ कुछ भी नहीं बन रहा है, डमी सब्जेक्ट, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। ये जवाब आया किसकी तरफ से? साहेब की तरफ से। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वे बनाएंगे, वन यहाँ पे आया स्कूल के लिए, यानी जब वो स्कूल बनाएंगे, आई विल गो, तो मैं जाऊंगा, तो आई विल गो यहाँ फ्यूचर टेंस है, विल सेल फर्स्ट फॉर्म, तो इस प्रकार उसका जवाब आता है कि जब वो स्कूल बनाएंगे तब मैं जाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कन्वर्सेशन दोनों के बीच में होता है। आगे दे रखा है कि इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं एक स्टार्ट करूं एक स्कूल, विल यू कम, तो तुम आओगे। यहां ये वाक्य देखना ओपन कंडीशन का है, शर्त वाला वाक्य। इफ या अनलेस से कोई वाक्य स्टार्ट होता है वो कंडीशनल वाक्य होता है। तीन टाइप की होती है कंडीशनल, ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन। ओपन कंडीशन के वाक्य की विशेषता है उसमें एक तरफ तो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और दूसरी तरफ आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, यहाँ देखिए सेल विल फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। और अगर इमेजिनरी कंडीशन होता तो यहाँ तो होता स्टार्टेड, ठीक है, यहाँ तो ईडी लगता, और दूसरी तरफ वुड, कुड, शुड, माइट और फर्स्ट फॉर्म साथ में मिलती, यहाँ विल की जगह आता वुड, वो इमेजिनरी कंडीशन का वाक्य होता। और तीसरा होता है इम्पॉसिबल कंडीशन, जिसमें अपने को इस साइड में मिलता पास्ट परफेक्ट हैड थर्ड फॉर्म, और दूसरी तरफ मिलता वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे ये ओपन कंडीशन है, ठीक है, शर्त वाला वाक्य है। ऐसे वाक्यों में एक तरफ तो होती है शर्त और दूसरी तरफ होता है परिणाम। यहाँ देखिए इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं एक स्कूल स्टार्ट करती हूँ,
तो विल यू कम, क्या तुम आओगे? तो ये स्कूल स्टार्ट करने वाली बात तो हो गई शर्त, और ये हो गया परिणाम। और एग्जाम्स के अंदर ग्रामर में आपको ऐसे वाक्य जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट देखना, आई आस्क, यानी मैंने उससे पूछा कि अगर मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैंने पूछा। हाफ जोकिंग, आधे मजाक में, जोक मानी मजाक करना होता है, हाफ मानी आधा। तो जवाब क्या दिया उसने? यस ही सेज, वो कहता है, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, ब्रॉडली, बिल्कुल मोटे तौर पे। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद में, देखो इसको एक साथ पढ़ना चाहिए। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद में, आई सी हिम, मैंने उसे देखा, रनिंग अप टू मी, मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है वो, और क्या पूछता है? इज योर स्कूल रेडी? देखो इज हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, क्या वाला क्वेश्चन बनेगा, क्या तुम्हारी स्कूल रेडी है? तो मैंने क्या जवाब दिया, लेखिका ने क्या जवाब दिया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, स्कूल बिल्ड करने में लंबा समय लगता है, ऐसा जवाब लेखिका ने दिया। आई से, मैंने कहा। एम्ब्रेस्ड, शर्माते हुए, इसका अर्थ है शर्माना। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड, किस बात पे? मेड ए प्रोमिस, कि मैंने एक ऐसा वादा कर दिया, दैट वाज नॉट मींट, जिसका कोई अर्थ नहीं था। बट, लेकिन, प्रोमिसेज, वादे, लाइक माइन, मेरे जैसे, जैसा कि मैंने किया है, लाइक का मतलब होता है तरह, लाइक मानी पसंद करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे लाइक का मतलब होता है तरह, मेरे जैसे वादे, अबाउंड, बहुतायत, बहुत मात्रा में, इन एवरी कॉर्नर, हर कोने में, ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके अंधकार से भरे हुए संसार के हर कोने में इस प्रकार के वादे वो लिए घूम रहा है। लेकिन मुझे तो शर्मिंदगी हुई कि मैंने उससे ऐसा वादा किया। यहाँ पे ब्लीक शब्द अंधकार, वर्ल्ड मानी संसार। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, यानी उसे जानने के महीनों बाद में, मंथ्स मानी महीनों, आफ्टर मानी बाद में, नोइंग मानी उसे जानने के महीनों बाद में, आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा, हिज नेम, उसका नाम पूछा, साहेब ए आलम, उसने नाम क्या बताया? साहेब ए आलम। ही अनाउंस, वह घोषणा करता है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि व्हाट इट मीन्स, इस नाम का मतलब क्या है? मीन्स मानी मतलब। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो जानता इसका अर्थ, न्यू जानता, यहां पे ये आपकी इमेजिनरी कंडीशन स्टार्ट हो गई है, इफ वाला वाक्य है, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनेट, और दूसरी तरफ आपको वुड, कुड, शुड, माइट, हैव, मतलब फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, हैव नहीं मिलेगा, फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका नाम जानता, मतलब इसका अर्थ जानता, मीनिंग मानी अर्थ, अर्थ क्या बताया यहाँ पे? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चनों में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय साहिब आलम, तो इसके अंदर लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ये मिल सकता है आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चनों में, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन भी एग्जाम्स में 12th क्लास के अंदर बोर्ड में मिलते हैं हमें। तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का मालिक, लॉर्ड मानी मालिक, ये इसका अर्थ। अगर वो इस बात को जानता कि इस मेरे नाम का अर्थ ये होता है, तो ही वुड हैव ए हार्ड टाइम, उसको बहुत ही कठिन समय लगता, बहुत ज्यादा टाइम लगता। ये हैव यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, वुड के आगे फर्स्ट फॉर्म, यानी ये मैंने बताया आपको इमेजिनरी कंडीशन, तो उसे बहुत समय लगता बिलीविंग इट, इसे विश्वास करने में, इस बात को विश्वास करने में कि मेरे नाम का अर्थ क्या है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है। तो अनअवेयर यानी अनभिज्ञ, ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, कि उसका नाम है, उसका अर्थ क्या है, क्या प्रदर्शित करता है उसका नाम, इस बात से वो अनभिज्ञ है। ही रोम्स, रोम का मतलब होता है भ्रमण करना, घूमना फिरना, वह घूमता रहता है द स्ट्रीट्स, गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी, एक सेना, ऑफ बेयरफुट बॉयज, बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पांव,
बॉयज माने लड़के, यानी इसके दोस्तों के साथ वो घूमता रहता है, जो कि एक नंगे पांव लड़कों की एक सेना होती है पूरी। हु अपीयर, जो लगते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, अपीयर माने प्रकट होना, वो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह प्रकट होते हैं, यानी सुबह निकलते हैं वो मॉर्निंग बर्ड्स, जैसे सुबह के पक्षी सुबह निकलते हैं ना, वैसे वो भी सुबह निकलते हैं कचरे के लिए। एंड और डिसअपियर एट नून, और दोपहर को गायब हो जाते हैं। डिसअपियर मानी होता है गायब होना, नून मानी दोपहर। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, और कई महीनों में, ओवर द मंथ्स कई महीनों में, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मानी पहचानना, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को मैं पहचानने लग गई। ईच ऑफ देम मानी उनमें से प्रत्येक, रिकॉग्नाइज मानी पहचानना, और यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव कम टू रिकॉग्नाइज, पहचानने लग गई। Why are you not wearing चप्पल्स, तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते? I ask one, मैंने एक लड़के से पूछा कि तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते, तो जवाब क्या आया? My mother did not bring them down from the shelf। देखिए, my mother subject, did not bring verb, them object, down adverb, and from the shelf ये भी adverb। तो यहाँ पे मेरी माँ नहीं लाती देम, उनको नीचे सेल्फ से, अलमारी से नीचे उतार के नहीं देती मेरी माँ, ऐसा जवाब मिलता है लेखिका को जब वो पूछती है कि चप्पल्स क्यों नहीं पहनते। ही आंसर सिंपली, यानी बड़ी ही आसानी से वो जवाब देता है, सिंपली मानी आसानी से। आगे देखना, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। अब आगे बात आती है कि यदि शी डिड, अगर वो उतार भी देती है, डिड, ही विल, यहां पे देखना वर्ब छिपी हुई है उतारना, उतार भी देती है तो ही विल थ्रो, तो वह फेंक देगा, थ्रो माने फेंकना, उनको दूर। एड्स अनोदर, यानी ये बात दूसरा बच्चा कहता है, अनोदर। हु इज वियरिंग शूज, जो कि जूते पहने हुए हैं, हु मानी जो, यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इज वियरिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज एम आर, जूते पहने हुए हैं। शू का प्लूरल है ये, शूज। दैट डू नॉट मैच, और वो जूते भी कैसे, जो मैच नहीं कर रहे, यानी अलग अलग कलर के होंगे या अलग अलग साइज के होंगे, जो कि मैचिंग के नहीं है, डू नॉट मैच। व्हेन, जब, आई कमेंट ऑन इट, मैं कमेंट करती हूँ इस बात पे, मैं कुछ कहती हूँ, तो ही सफल्स हिज फीट, तो अपने पैरों को सरसराता है वो। सफल मानी पैरों से आवाज करना, अपने पैरों को। फुट का प्लूरल है फीट, फुट मानी एक पैर, फीट मानी बहुवचन। एंड और सेज नथिंग, और वो कहता कुछ नहीं, बस इतना ही। आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का कहता है। हु, जो। हैज नेवर ओन्ड, जिसने कभी भी, ओवन मानी खुद के, यानी कभी भी मालिक नहीं हुआ वो, ए पेयर, जूतों की जोड़ी का, ऑल हिज लाइफ, अपने जीवन में। वहीं कोई लड़का खड़ा है तीसरा, जो कह रहा है कि मुझे जूते चाहिए, क्योंकि उसने कभी जीवन में खुद के जूते नहीं देखे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश में घूमते हुए। आई हैव सीन, देखना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हैव थर्ड फॉर्म। चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है। वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पांव चलते हुए, वॉकिंग मानी चलते हुए। इन सिटीज, शहरों में। ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पे। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, पैसों की कमी की वजह से नहीं है ये, लेक मनी कमी, मनी मनी धन, यह पैसों की कमी की वजह से नहीं है। बट ए ट्रेडिशन, बल्कि एक परंपरा है। टू स्टे बेयरफुट, नंगे पांव रहने की। इज वन एक्सप्लेनेशन, यह एक व्याख्या बनती है, यानी लेखिका को यह महसूस होता है कि इन बच्चों के पास जूते चप्पल हैं, लेकिन ये पहनते नहीं है, वो इसलिए कि भाई ये इनकी परंपरा बन गई, अपनी गरीबी को शो करने की एक परंपरा है ये इनकी, ऐसा लेखिका के समझ में आया। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है कि इफ, यदि, दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, क्या केवल एक बहाना है। एक्सक्यूज मानी बहाना। टू एक्सप्लेन अवे ए
परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी की जो लगातार अवस्था है, परपेचुअल स्टेट, स्टेट मानी अवस्था, स्टेट मानी राज्य भी होता है लेकिन यहाँ स्टेट मानी अवस्था। एक्सप्लेन यानी लगातार जो अवस्था है गरीबी की, उसको एक्सप्लेन करने का एक बहाना कहीं ये, ऐसा लेखिका समझती है। नेक्स्ट देखना, आई रिमेम्बर, मुझे याद है, ए स्टोरी, एक कहानी, एक आदमी की, फ्रॉम उदीपी, उदीपी कोई जगह है, उदीपी से एक आदमी की कहानी याद है। वंस टोल्ड मी, जिसने मुझे एक बार बताया, क्या बताया, कि एज ए यंग बॉय, जब वो यंग बॉय था वो आदमी, तो ही वुड गो टू स्कूल, तो वो स्कूल जाया करता था। देखो वुड गो यानी जाया करता था, हैबिचुअल वाक्य बन रहा है यहाँ पे ये। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जो कि ओल्ड टेम्पल, पुराने मंदिर के पीछे थी वो स्कूल। वेयर हिज फादर, उसका पिता, वाज ए प्रिस्ट, एक पुजारी था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, और वह वहां रुका करता था थोड़ी देर के लिए, एट द टेम्पल, मंदिर में, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और प्रार्थना करता था पेयर ऑफ शूज के लिए, जूतों की जोड़ी के लिए। 30 years लेटर, 30 साल बाद में, आई विजिटेड, मैं गई, हिज टाउन, उसके कस्बे में, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर में भी, विच वाज, जो कि था, नाउ अब, ड्रॉन्ड, डूबा हुआ, इन एन एयर ऑफ, जो मंदिर अब डूबा हुआ था एक एयर ऑफ, एयर का मतलब था हवा, एक कैसी हवा में डूबा हुआ था वो, एयर ऑफ डिसोलेशन। यहाँ पे मिल रहा है अपने को डिसोलेशन, डिसोलेशन का मतलब होता है निर्जन, डिसोलेशन का मतलब है निर्जन, निर्जन हवा के अंदर वो डूबा हुआ था वो मंदिर। यानी बहुत पुरानी बात थी, वो 30 साल पहले गई थी वहां पे, तो अब दोबारा जाने का मौका मिला तो वो मंदिर बिल्कुल खंडर हो रहा होगा। इन द डिसोलेशन का मतलब होता है निर्जन, खंडहर। इन द बैकयार्ड, पीछे की तरफ, वेयर, जहां, यहाँ पे ये वेयर है, ये भी एक प्लेस एडवर्ब है, जहां, जिसका अर्थ होगा जहां, वाक्य के बीच में आने पर। अगर ये वेयर शुरू में होता तो इसका मतलब कहां होता, और वो क्वेश्चन वाक्य बनता। जहां लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, नया पुजारी रहता था। देयर, वहां पर, वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, सफेद और लाल रंग की प्लास्टिक कुर्सियां पड़ी हुई थी। जब ये दोबारा गई ना वहां पे, तब ए यंग बॉय, एक यंग लड़का, एक छोटा लड़का, ड्रेस्ड, जो कि ड्रेस पहने हुए था, इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक भूरे रंग की यूनिफॉर्म पहने हुए था वहां पे एक लड़का। वियरिंग सॉक्स, सॉक मानी जुराब होते हैं, एंड शूज, जूते और जुराब पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग, वो हाँपते हुए वहां पर आया। जब ये दोबारा गई ना तब का सीन है ये। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और उसने अपना स्कूल का बैग फेंका। थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू, THROW, THREW, और थर्ड होता है थ्रोन, THROWN। अपना स्कूल बैग फेंका, ऑन ए फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग बेड पे, यानी फोल्ड होने वाले बेड पे। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखकर, आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आया, क्या याद आया, द प्रेयर, वो प्रार्थना, अनोदर बॉय हैड मेड, जो उस पहले वाले लड़के ने 30 साल पहले की थी, टू द गोडेस, किससे, देवी से। देखो गॉड, GOD गॉड, इसका जेंडर हो गया गोडेस। वेन, जब, ये देखना ये वेन टाइम एडवर्ब है। यहाँ पे अपन ने पहले पढ़ा था वेयर, जो कि प्लेस एडवर्ब था, ये टाइम एडवर्ब, इसका मतलब होगा जब। यह वाक्य के शुरू में होती तो इसका मतलब कब होता। तो वेन ही हैड फाइनली गोट, और जब उसने आखिर, फाइनली मानी आखिर, गोट प्राप्त कर लिया, ए पेयर ऑफ शूज, जूतों की जोड़ी। इसको लग रहा है कि उस लड़के जो उसने पहले प्रार्थना की थी, वो उस लड़के को अब जूते मिले हैं। लेट मी नेवर लॉज, ये लॉज देखो फर्स्ट फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म लॉस्ट होती है, सेकंड फॉर्म लॉस्ट होती है। लेट मी नेवर लॉज देम, यानी मैं इन्हें खो न दूं। ये इंपेरेटिव वाक्य है यहाँ पे, लेट से शुरू होने वाला। इंपेरेटिव वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से, प्लीज, काइंडली से, और लेट से शुरू।
द गोडेस देवी हैड ग्रांटेड, देवी ने स्वीकार कर ली, ग्रांट मानी स्वीकार करना, हिज प्रेयर उसकी प्रार्थना। यंग बॉयज छोटे लड़के, लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, पुजारी के लड़के की तरह के जो छोटे लड़के हैं, नाउ अब वॉर शूज, वो जूते पहनने लगे। वॉर होता है वियर की सेकंड फॉर्म WEAR, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉर, थर्ड फॉर्म वॉर्न। तो पुजारी के लड़के की तरह जो छोटे लड़के हैं वो जूते पहनने लगे। बट लेकिन मैनी अदर्स, बहुत सारे दूसरे, लाइक द रैग पिकर्स, रैग पिकर्स का मतलब होता है कचरा बीनने वाले बच्चे, तो रैग पिकर्स की तरह दूसरे बच्चे इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, वो जूतों रहित ही रहते हैं। माई एक्वेंटेंस, मेरा परिचय, विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, इन नंगे पांव वाले जो कचरा बीनने वाले बच्चे हैं उनसे मेरा परिचय, लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी ले जाता है। सीमापुरी एक जगह का नाम है, आगे पता चलेगा अपने को। ए प्लेस, ये एक स्थान है, ऑन द पेरीफेरी, पेरीफेरी बोलते हैं आउटस्क्रिट यानी बाहरी क्षेत्र, पेरीफेरी, सीमा मान लीजिए आप, सीमा कह सकते हैं, ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली की जो बाहरी सीमा है उस पे एक स्थान है सीमापुरी। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, अब भी मिलो दूर है वो, मेटाफोरिकली यानी रूपक के रूप में। कहने का मतलब वैसे तो स्थित है सीमा पर, लेकिन अगर अंदर की सुविधा व्यवस्थाएं देखें तो ये दिल्ली से कोसों दूर है अब भी, ऐसा लेखिका कहती है। तो वहां पे ये जो बेयरफुट रैग पिकर्स है खूब रहते हैं। दोज हु, जो लिव हियर, जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, ये क्या है, स्क्वेटर्स है, स्क्वेटर्स बोलते हैं जो कि बिना परमिशन के अपने देश में आके रहने लग जाते हैं, उन्हें स्क्वेटर्स कहते हैं अपन। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से आए थे, वो स्क्वेटर्स हैं। बैक इन 1971, कब आए थे, 1971 में। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, पहले भारत का हिस्सा था ये, और उस समय कुछ लोग यहीं पे अपने देश में आ गए जो कि अवैध रूप से रहने लग गए, तो उनमें से है वो। साहेब फैमिली, साहेब का परिवार, इज अमंग देम, वो भी उनमें से एक है। सीमापुरी, अमंग मानी बीच में, वाज देन ए वाइडरनेस, सीमापुरी तब से निर्जन है, एकदम से सुनसान। इट स्टिल इज, और अब भी वैसा ही है, यानी पहले भी उसकी स्थिति वैसी थी अब भी, बट लेकिन इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी जो कीचड़ यानी मिट्टी के घर, स्ट्रक्चर्स मानी संरचनाएं, विद रूफ्स ऑफ टिन, टिन की छतें, एंड टार्पुलिन या तिरपाल के तंबू, डिवॉइड ऑफ स्वेज, स्वेज का मतलब होता है गंदे नाले, यानी नालिया की कोई गंदे पानी निकालने का कोई निकास नहीं है, उससे वंचित, डिवॉइड मानी वंचित। ड्रेनेज, पानी नालिया कोई व्यवस्था नहीं है, नाली व्यवस्था, और रनिंग वाटर, और नहीं कोई रनिंग वाटर का कोई सिस्टम है, ऐसी जगह अब है सीमापुरी। और लिव 10,000 रैग पिकर्स, जहां पे 10,000 रैग पिकर रहते हैं। They have lived here for more than 30 years, वो यहाँ पे 30 साल से ज्यादा से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, उनकी न तो कोई पहचान है, आइडेंटिटी मानी पहचान, विदाउट मानी बिना, विदाउट परमिट्स, बिना परमिशन के, बट लेकिन विद राशन कार्ड्स, उनके राशन कार्ड्स तो बने हुए हैं, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, और जिसकी वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में तो छपा हुआ है, क्योंकि वो वोट देने के अधिकारी तो हैं। आगे देखिए, एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और उस राशन कार्ड की वजह से उनको अनाज खरीदने में सहूलियत हो जाती है। इनेबल यानी योग्य बना देना, वो राशन कार्ड उनको इनेबल कर देते हैं, योग्य बना देते हैं अनाज खरीदने में। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट,
भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण है फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए, आजीविका के लिए, देन एन आइडेंटिटी, यानी पहचान की बजाय उन्हें भोजन की ज्यादा जरूरत थी। इफ, यदि, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, वी कैन फीड, खिला सकें, फूड मानी भोजन होता है, फीड वर्ब बन गई खिलाना, अवर फैमिलीज, हमारे परिवारों को, एंड और गो टू बेड, और वो सो सके, विदाउट, बिना, एन एचिंग, एचिंग का मतलब होता है दर्द, स्टोमक, बिना पेट दर्द के अगर वो सो सके रात को, वी वुड रेदर लिव हियर, तो हम यहां रहना चाहेंगे, लिव हियर, यहां रहना चाहेंगे, वुड रेदर, ये यहाँ पे डिजायर सपोजिंग वर्ड है जिसका मतलब होता है चाहेंगे, चाहूंगा, यानी इच्छा प्रकट करना। देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, उन खेतों की बजाय यहां रहना ज्यादा पसंद करेंगे जिन्होंने गेव अस नो ग्रेन, जिन्होंने हमें कोई अनाज नहीं दिया, क्योंकि वहां तो खेत बह चुके थे ना। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, ये बात कौन कहता है? महिलाओं का एक समूह है, वुमेन बहुवचन है यहाँ पे। इन टेटर्ड साड़ीज, जो कि फटी पुरानी साड़ी पहने हुए है, टेटर्ड मानी फटी पुरानी। वेन, जब, आई आस्क देम, मैं उनसे पूछती हूँ कि वाई, क्यों, दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड, वो छोड़ के आ गए अपनी सुंदर जमीन, ऑफ ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेतों की, एंड रिवर्स, और वो नदियों की, क्यों छोड़ के आ गए? तब उनका जवाब होता है कि अगर दिन के अंत में हमारे परिवारों को भोजन नहीं मिल सकता उन खेतों में, तो वहां रहने से फायदा क्या? इसलिए हम छोड़ के आ गए उन खेतों को जो हमें अनाज ही नहीं दे सकते। आगे देखना, वेरेवर, जब, जहां कहीं भी, वेरेवर का मतलब होता है जहां कहीं भी, वेनेवर का मतलब होता है जब कभी भी, एवर लगते ही इसका अर्थ ये हो जाता है, वेरेवर दे फाइंड फूड, जब कभी भी उनको भोजन मिलता है, जहां कहीं भी उनको भोजन मिलता है, वे पिच देयर टेंट्स, वे अपने तंबू गाड़ देते हैं। पिच का मतलब होता है गाड़ना, अपने तंबू गाड़ देते हैं। दैट बिकम देयर ट्रांजिट होम्स, जो उनके ट्रांजिट घर बन जाते हैं। ट्रांजिट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो घर बदलते रहते हैं, वो ट्रांजिट कहलाते हैं। परागमन जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, वो घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन, बच्चे, ग्रो अप, बड़े होते हैं, ग्रो अप मानी बड़े होना, इन देम, उन घरों में, बिकमिंग पार्टनर्स, और वो पार्टनर बन जाते हैं इन सर्वाइवल, आजीविका में, यानी घर चलाने के लिए, पैसा कमाने के काम में वो लग जाते हैं। जैसे ये बच्चे कचरा बीनने वाले इसीलिए कचरा बीनते हैं, कचरा बीनते हैं और उस कचरे को बीन के कुछ पैसे इनको मिल जाते हैं बेचकर। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी के अंदर जो सर्वाइवल है, सर्वाइवल का मतलब होता है जीवन, आजीविका। मीन्स का मतलब है रेग पिकिंग, कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स, कई सालों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन, यह अनुपात बन चुका है, ऑफ ए फाइन आर्ट, ललित कला का, यानी उन बच्चों के लिए ये एक कला हो गई है। गार्बेज टू देम, कचरा उनके लिए, इज गोल्ड, सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोजी रोटी है, डेली मानी रोज, रोजी रोटी। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर पर एक छत है कचरा। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे वो एक लीक करने वाली छत ही हो, लीक का मतलब होता है लीक, पानी लीक करता है ना, टूटी हुई छत। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए तो यह इससे भी ज्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, कई बार मुझे 1 रुपया मिलता है। इवन ए 10 रुपीज नोट, 10 रुपए भी मिल जाते हैं, 10 रुपए का नोट भी। साहेब से, साहेब कहता है, हिज आईज लाइटिंग अप, ऐसा कहते हुए उसकी आंखें चमक रही होती हैं, लाइटिंग अप। व्हेन, जब, यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन, अगर जब तुम्हें एक सिल्वर कॉइन मिल जाए, चांदी का सिक्का, इन ए हीप ऑफ गार्बेज,
कचरे के ढेर में, यानी लेखिका पूछती है उसको कि अगर तुम्हें कचरे के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाए तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तो तुम स्क्राउजिंग, यानी स्क्राउजिंग का मतलब होता है कचरा बीनना, कचरा बीनना छोड़ोगे नहीं। फॉर, क्योंकि देयर इज होप, एक आशा होती है, ऑफ फाइंडिंग मोर, ज्यादा प्राप्त करने की। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट की फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज हैज ए मीनिंग, एक अर्थ रखता है, डिफरेंट, अलग ही, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो उनके माता पिता रखते हैं, यानी उनके माता पिता के लिए अलग अर्थ है और इन बच्चों के लिए कचरा एक अलग अर्थ रखता है। इन बच्चों के लिए तो कचरा एक एक वंडर हो गया, आश्चर्य होगा कि यहाँ कुछ मिला, अगले में कुछ और मिलेगा हमें। फॉर द चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चों के लिए इट इज रेप्ड इन वंडर, यह आश्चर्य में लिपटी हुई चीज है कचरा। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए कचरे का अर्थ अलग ही है, इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उनके लिए तो ये आजीविका का साधन है। वन विंटर, एक सर्दी की सुबह को, आई सी साहिब, मैंने साहिब को देखा, स्टैंडिंग बाई, खड़े हुए, द फेंस्ड गेट, एक कोई बाड़ा था, ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस का कोई क्लब था, उसकी दीवार के पास खड़ा देखा मैंने। वॉचिंग टू यंग मैन, वो दो यंग मैन, जो दो जवान लड़के थे उनको देख रहा था वो, ड्रेस्ड इन वाइट, जो कि सफेद ड्रेस में थे, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम पसंद है। ही हम्स, वह कहता है, कंटेंट, संतुष्ट है, टू वॉच इट, इसे देखकर, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यानी दीवार के पास खड़े होकर उन लड़कों को देख रहा है वो खेलते हुए, और वहीं से वो खुश है, उनको देख के संतुष्ट है। आई गो, मैं जाता हूं, वो कहता है आगे कि मैं जाता हूं, इनसाइड, अंदर, मैं अंदर जाता हूं। कहां अंदर, यानी उस बाड़े में, उस ग्राउंड होगा वो शायद, इनसाइड, अंदर जाता हूं, व्हेन, जब, नो वन इज अराउंड, जब कोई भी आसपास नहीं होता है। ही एडमिट्स, वो कहता है ये बात। द गेट कीपर, यानी वॉचमैन भी होगा उस क्लब का, लेट्स मी यूज, मुझे यूज करने देता है, द स्विंग, स्विंग यूज करने देता है। स्विंग किसको बोलते हैं, जो टेनिस खेलने वाले जो बैट होते हैं ना, बल्ले, उनको स्विंग बोलते हैं। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहेब खुद भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज, जो कि अजीब लगते हैं। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, यानी उसने शर्ट और नेकर जो पहन रखा है ना, शॉर्ट्स वन नेकर जो पहन रखा है, वो तो अलग ही है, और जूते बिल्कुल बेमेल लग रहे हैं उसकी, क्योंकि व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ये जो टेनिस खेलने वाले बच्चे होते हैं, वो तो वो बिल्कुल बेमेल लग रहे हैं, स्ट्रेंज। समवन गेव देम टू मी, यानी किसी ने ये मुझे दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, यानी वो समझाने के तरीके से वो कह रहा है ये बात। द फैक्ट, तथ्य, दैट की दे आर डिस्कार्टेड, यानी वो छोड़े हुए जूते हैं, डिस्कार्टेड शूज हैं, ऑफ सम रिच बॉय, किसी पैसे वाले लड़के के, यानी कहीं से लेके आया है वो जूते, वाइट शूज। हु परहैप्स रिफ्यूज, जिसने शायद मना कर दिया, टू वियर देम, उन जूतों को पहनने से, उस पैसे वाले लड़के ने, बिकॉज ऑफ ए होल, कोई छेद हो गया था, इन वन ऑफ देम, उन जूतों में से एक में। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन इससे कोई परेशानी नहीं है, बॉदर मानी पीड़ा, परेशानी, ये तो पहन लेगा आराम से। फॉर, क्योंकि वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, जो नंगे पांव चलता है, इवन शूज विद ए होल, तो उसको तो छेद वाले जूते हैं ना, वो भी इज ए ड्रीम, वो भी सपना है उसके लिए, तो कम ट्रू, उसके लिए तो ऐसा हो गया कि सपना सच हो गया हो। बट लेकिन द गेम, जो खेल, ही इज वॉचिंग, जो वो देख रहा है, सो इंटेंसली, बहुत गौर से, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुंच से दूर है, आउट ऑफ हिज रीच।
दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे, साहेब अपने रास्ते पे है, टू द मिल्क बूथ, कहाँ पे, मिल्क बूथ पे जा रहा भाई अब वो, इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज ए स्टील कैनिस्टर, स्टील की केतली है, आई नाउ, मैं अब वर्क, काम करता हूं, इन ए टी स्टॉल, चाय की दुकान पे, डाउन द रोड, वहां रोड पे नीचे, यानी अब उसने शायद कचरा बीनना बंद कर दिया है, अब वो कोई दुकान पे काम करता है। ही सेज, वह कहता है, कौन कहता है, साहेब कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, यानी दूर इशारा करते हुए अपनी दुकान की तरफ, यानी किसी और की दुकान है वो, क्या कहता है वो, आई एम पेड एट 100 रुपीज, मुझे 800 रुपए मिलते हैं, पे मानी चुकाना, पे की थर्ड फॉर्म पेड, एंड ऑल माई मील्स, और खाना मिलता है साथ में, डज ही लाइक द जॉब, क्या वो इस काम को पसंद करता है, आई आस्क, मैंने पूछ लिया उसे, तो हिज फेस, तो उसका चेहरा ना, आई सी, मैंने देखा, हैज लॉस्ट, खो चुका था, द केयर फ्री लुक, उसकी जो केयर फ्री, बिल्कुल बिंदास रहता था ना वो लुक खत्म हो गई बेचारे की अब, पहले आजाद था, फिर खुद का काम इच्छा होती तो करता था, नहीं होती तो नहीं करता था। द स्टील कैनिस्टर, जो केतली थी ना, वो सीम्स हेवियर, वो भारी लग रही थी, देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक के बैग से, ही वुड कैरी, जो वो ले जाता था, सो लाइटली, बड़े इजीली, बहुत ही हल्के में, ओवर हिज शोल्डर, यानी अपने कंधों पे रखता था, यानी कचरा बीनता था तब वो एक प्लास्टिक का बैग रखता था, तो वो बिल्कुल हल्का लगता था उसको इस केतली की बजाय, और वैसे देखे तो केतली में उतना वजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे इसमें ज्यादा बर्डन इसको लग रहा है, ये इसके ऊपर बोझ था। द बैग वाज हिज, बैग उसका खुद का था, और द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और ये जो कैनिस्टर था, केतली थी, वो उस आदमी से संबंधित थी, बिलोंग्स टू मानी संबंधित, हु ओन्स द टी शॉप, जो टी शॉप का मालिक था, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब बेचारा साहिब अपना खुद का मालिक नहीं रहा, इसलिए उसकी केयरफुल लुक खत्म हो गई। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में, आई वांट टू ड्राइव ए कार, ये नई कहानी शुरू हो जाएगी, लेकिन इससे पहले जो अपन ने जो पार्ट पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चन सामने हमें मिल रहे हैं, इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, मतलब हुआ साहेब है क्या तलाश रहा है कचरे में, यानी कचरे के ढेर में, तो क्या तलाश रहा था वो जो ऑब्जेक्ट्स थे, यानी अलग अलग प्रकार के जो यूजफुल ऑब्जेक्ट्स है उनको वो तलाश करने की कोशिश करता है। फिर आगे दे रखा है, वेयर इज ही, वह कहां पर है इस समय, तो हमें पता है वो सीमापुरी, जो दिल्ली की आउटस्टिक पे स्थित एक जगह है जहां पे वो उनका परिवार माइग्रेट होके आया था, तो वहां पे है। और हैज ही कम फ्रॉम, कहां से वो आया है, वेयर हैज ही कम फ्रॉम, तो वो कहां से आया था, उसका परिवार हमें पता है ढाका बांग्लादेश से आया था, तो इसका आंसर बन जाएगा, साहेब इज लुकिंग फॉर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स इन द गार्बेज डंप्स एंड ही एंड हिज फैमिली हैव माइग्रेटेड टू सीमापुरी ए स्लम एरिया, स्लम एरिया बोलते हैं झुग्गी झोपड़ियां, सीमापुरी एक झुग्गी झोपड़ी वाली जगह थी, तो ऑन द आउटस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली, और फिर दे केम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर, यानी वो बच्चे फुटवियर नहीं पहन रहे थे, तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन, क्या व्याख्या लेखिका ने बताई थी, तो बताई थी ना कि भाई लगातार उनकी जो गरीबी है उसको शो करने की एक परंपरा लग रही थी लेखिका को, तो यहाँ आंसर हो जाएगा, ऑथर ऑफर्स द एक्सप्लेनेशन दैट इट कुड बी ए ट्रेडिशन, ट्रेडिशन यानी परंपरा, अमंग द पुअर चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या साहेब खुश है क्या
उस चाय की दुकान पे काम करके, एक्सप्लेन करो। तो भाई साहब तो बिल्कुल हैप्पी नहीं था, क्योंकि वो तो अपना उस कचरा बीनने वाले काम में बड़ा खुश था, क्योंकि वह मालिक था अपनी मर्जी का उस समय। लेकिन अब वो एक चाय की दुकान पे काम करने लग गया, तो उस चाय की दुकान का जो मालिक है उसके अंडर में उसको काम करना पड़ता था। अब तो खुश तो कहाँ से होना था, तो बिल्कुल नहीं था। तो जवाब में बन जाएगा साहेब इज नॉट रियली हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज वर्किंग फॉर ए मास्टर, क्योंकि मालिक के लिए काम करना मींट सेक्रीफाइसिंग हिज फ्रीडम, अपनी आजादी को की बलि दे देना, एंड केयर फ्री लुक, और अपनी जो बिंदास लुक है उसकी बलि दे देना, इसका मतलब होता है। तो हमने इस चैप्टर का पहला पार्ट कर लिया और अच्छी तरीके से समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर का शेष भाग आपको मिलने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वह वीडियो को लाइक व शेयर भी करें। थैंक यू।